नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। आज इस विशेष बातचीत में हमारे साथ जुड़े हैं जिनको किसी परिचय की आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर रामदेव सिंह जी खेरवा खंडेला से बिलोंग करते हैं, रिटायर्ड आईपीएस हैं। आईपीएस की उनकी भूमिका बहुत अच्छी रही, तो उन्हीं से चर्चा करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक्स पीसी साहब जी। तो डॉक्टर साहब, पहला सवाल आपसे यही करना चाहूंगा कि आपकी जो आईपीएस की भूमिका रही वो कैसे क्या रही, उसके बारे में बताइए। उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है उसको लेकर, कांवट में जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई उससे कितने क्या प्रभावित हुए, उसके नुकसान क्या हुए या उसके फ्यूचर में लाभ क्या है, उनसे रिलेटेड आपसे बात करेंगे। जिन जनप्रतिनिधियों को खंडेला की जनता ने मौका दिया, उन्होंने कैसे क्या कार्य किया, खंडेला विधानसभा में अब तक क्या कार्य हो जाना चाहिए था, क्या कमियां रही, इन तमाम बातों पर, इन तमाम बिंदु पे आज की हमारी चर्चा आपसे रहेगी। तो पहला सवाल यही है कि आपकी आईपीएस की भूमिका क्या रही, उसके बारे में। देखिए सैनी साहब, मैं किसान परिवार से आता हूं जी। मैं शुरुआत में पशुपालन विभाग में चिकित्सक था जी, और 9 साल तक मैंने पशुपालन विभाग में सेवा दी है जी, एज वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन जी सर। और खंडेला ही मेरी तैनाती रही जी। तो खंडेला, कांवट और रिंगस जी, कांवट और रिंगस येरा करा जाना, लेकिन खंडेला में चूंकि मेरी तैनाती थी उसमें बहुत ज्यादा पशु चिकित्सालय भी नहीं थे। कांवट में था, रिंगस में था, लेकिन चूंकि मैं स्थानीय था तो उस हिसाब से मैं पूरे क्षेत्र में पशुपालन विभाग में रहते हुए जो पंचायत समिति के जो कैंप्स लगते थे, तो पशुओं के लिए ऋण के कैंप लगते थे, लोन के कैंप लगते थे विभिन्न बैंकों से, उनमें शरीक रहता था। दूसरा, क्योंकि स्थानीय था, थोड़ा सा मेरे मेहनत का हमेशा स्वभाव रहा जी। मैं हमेशा बहुत ही ज्यादा मेहनती रहा हूँ। मेरे किसी भी फील्ड में जहाँ पे मेरी तैनाती रही, जिस तरह से मैं जिस कैपेसिटी में रहा, चाहे मैं पढ़ाई का दौर रहा, चाहे खेलकूद का दौर रहा जी सर, मैं हमेशा पूरी लगन से, पूरे मनोयोग से, पूरी मेहनत के साथ में काम करता था। तो पशुपालन विभाग में भी मैंने 9 साल तक काम किया। मैंने बहुत अच्छा काम किया। खंडेला में मैंने पशु चिकित्सालय जन सहयोग से निर्माण करवाया पंचायत समिति की जमीन में जी। तो और पशुपालन के क्षेत्र में मैंने रात और दिन काम किया। पशुधन की सेवा करी, गायों की सेवा करी, गौशाला की मैं हमेशा विजिट करता था, और गायों को मैं वैक्सीनेशन वगैरह का जो प्रोग्राम होता था गौशाला में या पशुधन के लिए, मैं हमेशा तत्पर और सबसे आगे रहता था। जिले में मेरे को हमेशा सर्वोत्कृष्ट का अवार्ड ही मिलता था जी सर। तदुपरांत मैं पुलिस सेवा में गया, राजस्थान पुलिस सेवा में गया। वहां मैंने लगभग 27 साल तक सेवा दी। उसमें राजस्थान पुलिस सेवा के रूप में मैंने 21-22 साल निकले। 4.5 साल में भारतीय पुलिस सेवा में रहा। 91 में मैं राजस्थान पुलिस सेवा की जूनियर स्केल में रहा। 2002 में मैं एडिशनल एसपी के स्केल में आया, सीनियर स्केल में। 2013 में मैं भारतीय पुलिस सेवा में पदोन्नत हुआ। 2017 में मैं रिटायर हुआ। तो इस दौरान मैंने हमेशा पुलिस में भी वही जन सेवा का जज्बा रखा, और अपराधियों के प्रति मेरा कभी सॉफ्ट कॉर्नर रहा। गरीब आदमी के प्रति हमेशा मैं बड़ा संवेदनशील रहा। SC, ST, महिलाएं, बच्चे और सभी लोगों के साथ में मेरा अच्छा व्यवहार रहा। रात और दिन मैंने मेहनत करी। कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे क्राइम का मामला हो, क्राइम इन्वेस्टिगेशन का मामला हो, हर चीजों में मैंने हमेशा बढ़ चढ़ करके भाग लिया। मेरे क्षेत्र से बाहर भी मैंने काम किया। मेरे अफसरों में मेरे पे बहुत विश्वास जताया, और विश्वास का आधार भी यही था कि मैंने जो जहां जिस रूप में खड़ा किया, जो भी मेरे को टास्क दिया जाता था, काम दिया जाता था, उसको मैं बखूबी निभाता था, और बड़ी मनोयोग से, पूरी तत्परता से, शालीनता से और मजबूती से निभाता था। कभी मैंने पीठ पीछे घूम करके नहीं देखा। मैं अकेला भी रहा कानून व्यवस्था की ड्यूटी में, तो कभी मैं घबराया नहीं, और बड़ी मजबूती के साथ मैंने ड्यूटियां दी। इसी के फलस्वरूप मुझे भारतीय पुलिस सेवा का मेडल मिला। इंडियन पुलिस मेडल मुझे 2015 में आईपीएस में पदोन्नत होने के बाद मुझे मिला। उसी का ये उत्कृष्ट और साहसिक सेवाओं के लिए मुझे ये पदक मिला था। इस तरह से मैं पुलिस सेवा में बहुत मैंने अच्छे से काम किया, और इसी 2 सेवाओं के दौरान ही मैंने मेरी पढ़ाई की भी हमेशा लगन रहती थी। मैंने BA किया, MA किया अंग्रेजी साहित्य से, और साथ में मैंने BJMC किया, MJMC किया, पत्रकारिता मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। अभी मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, लॉ 3rd ईयर में मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी स्टिल आई एम स्टडीइंग। तो मेरा पढ़ने लिखने का भी एक पैशन रहा, और मेहनत का मेरा हमेशा ही एक जज्बा रहा, जिसको मैं आज तक बरकरार बनाए हुए हूँ।
तो सर सबसे पहले आपने किसान सेवा की लोगों के लिए जब आप पशुपालन विभाग में थे, उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट में आए तो आपने सामाजिक सेवा की। अब आप राजनीतिक सेवा में आ रहे हो, तो इसके लिए तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको कि जिस तरह से आपके पिछले जो पशुपालन विभाग और जो पुलिस डिपार्टमेंट विभाग में आपने अच्छी सेवाएं दी और उसमें आपकी सेवा को अधिकारियों ने भी सराहा। तो उम्मीद यही करते हैं कि जनता भी आपको राजनीतिक मौका भी दे, ये इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सर राजनीति में आने का मुख्य कारण कि ऐसा क्या आपको फील हुआ कि भाई किसान सेवा की, सामाजिक सेवा की, अब राजनीतिक सेवा भी करनी चाहिए, तो खंडेला विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या त्रुटियां आपने देखी, ऐसी क्या कमियां आपने देखी जिसको देखकर आपको लगा कि मेरे को राजनीति में आना चाहिए ताकि आप कुछ नया कर सको? ऐसा आपके मन में क्या आया, क्या देखकर आया कोई? देखिए हमारा परिवार, जैसा मैंने पहले बताया, किसान परिवार रहा है जी, एक मजबूत किसान परिवार रहा है। मेरे भाई साहब भी सरपंच रहे हैं जी सर हमारे हमारी ग्राम पंचायत के, और मेरी पत्नी भी 4 बार पंचायती राज संस्थान की सदस्य रही है, दोनों पार्टियों से। 2 बार बीजेपी से रहे, 2 बार कांग्रेस से रहे। हमने 1995 में शुरुआत करी थी राजनीति। मेरी पत्नी, धर्मपत्नी सुशीला नाम है जी, वो मेंबर रही। सम्मानीय महादेव सिंह जी की धर्मपत्नी को उन्होंने उसमें हराया था। फिर 2000 में हम फिर इलेक्ट हुए पंचायत समिति मेंबर के रूप में, और 2005 में हम जिला परिषद के मेंबर बने बीजेपी पार्टी से, और 2010 में फिर हम इलेक्ट हुए पंचायत समिति मेंबर। वहां पर भी हमने स्वर्गीय श्री हनुमान सिंह जी की धर्मपत्नी को हराया था। तो ये जनता का एक विश्वास था, हमारे प्रति एक लगाव था, विश्वास था कि रामदेव सिंह ठीक आदमी है, अच्छा आदमी है, सही आदमी है। इसलिए लोगों ने उस लगाव से और विश्वास से, उसी भाव से मेरे को जिताया, बल्कि दोनों पार्टी ने जिताया। तो मुझे विश्वास आज भी बरकरार है, और इसी एक मेरे सेवा भाव के लिए मैं चाहता हूं कि मैं जन सेवा के रूप में, इस तीसरी पारी के रूप में भी मैं काम करूं। मुझे भरोसा है कि मुझे मौका जरूर मिलेगा, और भगवान मेरी मदद करेगा, जनता जनार्दन भी मेरी मदद करेगी, आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा, तो मैं फिर आपके क्षेत्र के बीच में हमेशा बना रह रहा हूँ और आगे भी बना रहूंगा। तो सर डॉक्टर रामदेव सिंह जी खेरवा खंडेला विधानसभा क्षेत्र को किस रूप में देख रहे हैं वर्तमान में? देखिए हमारा खंडेला विधानसभा क्षेत्र एक किसान राजनीति से, या किसान कृषक तबके से, या किसान या कृषि आधारित विधानसभा क्षेत्र है जी। यहाँ उद्योग धंधों का नितांत अभाव है। हालांकि उद्योग धंधे पनप सकते थे, खासकर से माइनिंग सेक्टर में उद्योग की काफी संभावना थी। मिनरल और मेजर दोनों तरह की माइनिंग यहाँ है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज का भी काफी स्कोप था। कांवट के आसपास में मसाले की खेती की जा सकती है, रिसर्च करके इसको और इम्प्रूव किया जा सकता, सुधार किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। माइनिंग क्षेत्र में भी इसका एक सुधार करके माइनिंग लीग एक सिस्टमेटिक रूप से इसको माइनिंग को आगे कैरी अप करते, आगे बढ़ाते, तो निश्चित रूप से लोगों का रोजगार भी मिलता, लोगों की आर्थिक माली हालत भी सुधरती, यहाँ के लोग भी एक खनन व्यवसायी बनते, काफी लोगों का जीवन स्तर सुधरता, आर्थिक स्थिति सुधरती। लेकिन दुर्भाग्य से राजनेताओं ने, जनप्रतिनिधि इस ओर को पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। यहाँ गोटा उद्योग बहुत चरम पे था, अच्छी स्थिति में था खंडेला का, लेकिन जो आधुनिक हिसाब से आधुनिक गोटा उद्योग का जो मशीनीकरण हुआ, उसकी रेस में वो टिक नहीं पाया, कंपटीशन में टिक नहीं पाया। लेकिन उसके लिए भी एक किया जा सकता था, गोटा उद्योग के लिए अलग से एक प्लान करते, गोटा नगर बसाते, कामगारों को ट्रेनिंग देते, उनको लोन दिलाते, लोन दिला करके उनको सस्टेनेबल बनाते, उनको क्षमतावान बनाते, तो गोटा उद्योग अच्छा चल सकता था। आसपास के क्षेत्र में, खंडेला के आसपास क्षेत्र में से काफी आर्थिक फायदा सभी तबके के लोगों को मिलता है। तो ये कभी ध्यान दिया ही नहीं गया। ऐसी स्थिति में मैं तो ये कहता हूँ, रिमेश के आसपास भी बड़ा फर्टाइल एरिया है, कृषि आधारित उद्योग भी वहां लग सकते हैं। दूसरी भी वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया, अभी भी सरगोट में इंडस्ट्रियल एरिया कुछ परशुरामपुरा में है, लेकिन उसको अच्छे से और स्थापित किया जा सकता है और विस्तार दिया जा सकता है। ये कभी किया ही नहीं गया, कभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा ये मामले उठाए नहीं गए, कभी प्रयास नहीं किया गया, बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ लाया नहीं गया, उनको मोटिवेट नहीं किया गया। सरकार से जो इतने फायदे और इतनी स्कीम्स निकलती हैं, उनका फायदा कभी उठाने की चेष्टा ही नहीं की गई। किसी को लाभान्वित करते, लाते, किसी उद्योगपति को यहाँ
आप स्थापित करने की चेष्टा करते, उसको आप समझाते, यहाँ लेबर भी मिल जाएगा, बिजली भी मिल जाएगी, सारी चीज, पानी मिल जाएगा। और बाकी जो पानी के लिए फिर भी किल्लत है, निरान पानी की समस्या आज भी बनी हुई है, ड्रिंकिंग वाटर ही नहीं है, लोग 500-500 रुपए में टैंकर डलवा रहे हैं। तो एक नारायण लिफ्ट योजना कई बार डीपीआर बन गई और बन गई, तो ये भी अजय मैं आपको कहूंगा, दोबारा भी इसी बात को इंगित करता हूँ कि यहाँ के नेताओं के अकर्मण्यता के कारण ये चीज नहीं हो पाई, जिसकी वजह से औद्योगिकरण भी नहीं हुआ। और जो भी यूनिट लगी, सीमेंट की यूनिट लगी, दायरा के आसपास में इंडस्ट्री एरिया बनाया था, सारा बैरन पड़ा, सारा वो बेकार पड़ा है, सारे बंद हो गए। वहां पर सारे कारखाने जो छोटे मोटे यूनिट्स लगे थे सीमेंट प्रोडक्शन के लिए, वो बंद हो गए, क्योंकि ये कोई किसी का प्रोत्साहन ही नहीं मिला, ना रिको का मिला, ना यहाँ जनप्रतिनिधियों का मिला, कभी क्या प्रॉब्लम आ गई, और कुल मिला के वो सारे बंद हो चुके हैं। ना यहाँ पर कोई वोकेशनल ट्रेनिंग का सेंटर बना कि युवाओं को ट्रेनिंग दे करके इस तरह के रोजगार पर संस्थान से उनको पास आउट करें, रोजगार का जो भी कोई संसाधन हो सकता है किसी फील्ड का हो, चाहे वो मैकेनिक का हो, चाहे बिजली का हो, इलेक्ट्रिशियन का हो, किसी तरह का एक चीज बनती है, रोजगार पर उनको शिक्षा मिलती है IIT के माध्यम से, ITI के माध्यम से, तो वो निश्चित रूप से आगे अपने धंधे को, अपने पेशे को आगे क्रियान्वित करते हैं, उनकी स्थिति में सुधार होता है। दूसरे बच्चे भी उनको देखा देखी के हिसाब से आगे बढ़ने की प्रयास करते, पर वो दुर्भाग्य से नहीं हुआ। तो सर, जैसे कि पहले खंडेला का जो मार्केट था, बाजार था, वो प्रसिद्ध था और ऐसे लग रहा था कि आसपास में ये सिक्कर के मुकाबले है, लेकिन नीम का थाना आगे निकल गया और खंडेला का बाजार भी लुप्त हो गया। इसका कारण भी क्या रहा होगा? खंडेला तो देखिएगा, खंडेला कस्बा तो आधा वीरान हो गया, मार्केट उजड़ गया। ये खंडेला का बस स्टैंड जो आउटर एरिया है, उसमें कुछ दुकानें वगैरह चल रही हैं, क्योंकि यहाँ मार्केट एक्चुअली आप देखिएगा, कोई भी क्षेत्र होता है, जो मार्केट या जो बिजनेस पॉइंट होता है, उसके आसपास का क्षेत्र कितना उत्पादन कर रहा है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे दूध उत्पादन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में यदि वो है, पैसा वहां जनरेट हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो मार्केट में आएगा, हर आदमी के पास आएगा, मार्केट में आएगा, डॉक्टर के पास भी आएगा, और छोटे मोटे यूनिट्स लगाने की तरफ भी लोगों का आकर्षण होगा, स्टार्टअप भी लगाएंगे और छोटे इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां लगाएंगे, तो ये निश्चित रूप से पैसा आएगा। पर चूंकि आसपास का क्षेत्र ना कोई सिंचाई होती है, ना कहीं पानी है, ना कोई सोच है, ना कोई और है, तो सारे लोग पलायन कर गए, लोग बाहर चले गए। काफी लोग जयपुर में जाकर के छोटे मोटे धंधे मजदूरी कर रहे हैं, कुछ लोग मुस्लिम वर्ग के भाई बंधु इराक में, अरब कंट्रीज में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कुछ इधर उधर मेहनत मजदूरी करके ये धंधा कर रहे हैं। खंडेला तो ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा उजड़ चुका है, पानी की समस्या है, पानी है नहीं, बावड़ियां जो पुरानी बहुत अच्छी अच्छी बावड़ियां बनी हुई थी, वहां पे पानी का ना कोई इनिकेट बने, जिनकी वजह से पानी रुका, तो अब वो कुछ बने हैं, एक दो जगह बन गए हैं, तो उनकी वजह से, लेकिन ये 20 साल पहले बन जाने चाहिए थे। जब पानी रुकता, पानी का लेवल ऊंचा था, अंडरग्राउंड पानी इतना नीचे चला गया, सारे हैंडपंप ड्राई हो गए, पानी के पॉइंट्स जो सिंगल फेज मोटर थी, 3 फेज मोटर थी, सारे पानी लगभग पानी सूख चुका है। गाँव की स्थिति बड़ी दयनीय है, 500-500 रुपए में लोग टैंकर डलवाते हैं, शहरों में भी इतनी बुरी स्थिति है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नेताओं का इस ओर ना कोई रुझान रहा, ना कोई उनका एक दर्शन रहा कि वो कुछ करें। सर, जैसे कि एक खंडेला की जनता ने महादेव सिंह जी को मौका दिया और बंशीधर जी बाजवा को भी मौका दिया, तो उन्होंने जनता की जो भावनाएं थी या उनकी जो उनसे उम्मीदें थी, उनको किस हद तक वो लेते गए, या आज आप जब फील्ड में हो तो लोग तो आपको बताते होंगे कि भाई क्या होना चाहिए था, क्या नहीं हुआ, उनको क्या मिला, क्या नहीं, तो ऐसा क्या फीडबैक आपको अब तक प्राप्त हुआ है इन लोगों की राजनीति को लेकर? देखिए, खंडेला की राजनीति को लेकर के दोनों परिवार, महादेव सिंह जी का परिवार भी, बंशीधर जी का परिवार भी अपने वंशवाद में डूबे हुए हैं, आज भी डूबे हुए हैं, पहले भी डूबे हुए थे। आज भी उनको अपने बच्चों की चिंता है, दूसरे किसी की चिंता नहीं। दूसरा भी उनको कोई भाई का लड़का भी यदि कोई खड़ा होने की कोशिश करता है, राजनीति में आने की कोशिश करता है, तो उसको भी ये लोग दबाती हैं, कभी उसको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते। ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आज चाहे कोई दूसरा काबिल आदमी हो, कितना भी इंटेलेक्चुअल आदमी हो, कितना भी अच्छा सोच वाला आदमी हो, ये चाहते हैं कि वो आदमी राजनीति में नहीं आए। तो उन्होंने तो अपने परिवार का पालन पोषण करने में, अपने परिवार को आगे फ्लोरिश करने में, आगे समृद्ध बनाने में ही उन्होंने ध्यान दिया। जनता की तरफ उनका कोई रुझान नहीं रहा, सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते हैं और कोई काम वाम करने का कोई जरा पैशन नहीं है। और खंडेला में आज कितने 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, लगभग 75 साल से ज्यादा हो गए,
फिर भी आज पानी की समस्या इतनी विकराल बनी है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई IIT नहीं है, कोई कॉलेज अब खुला है कॉलेज, जबकि 20 साल पहले खुल जाना चाहिए था। लड़कियों की शिक्षा केंद्र भी 2 साल पहले खुला है, जबकि बहुत पहले खुलना चाहिए था। ये कभी काम करने का इनका सोच ही नहीं रहा, विकास का सोच ही नहीं रहा। कभी रोड का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, नेशनल हाईवे काफी जगह बन गए, यहाँ पे भी बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई काम करने का जज्बा नहीं रखा, न महादेव सिंह जी ने रखा, न बंसी दत्त ने रखा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही और यही बनते रहे, एक ने दूसरा, कभी पहला, कभी दूसरा, कभी पहला, कभी दूसरा, किसी को कोई मौका देने की चेष्टा ही नहीं करी। और अब जनता धीरे धीरे समझ गई है और जनता निश्चित रूप से आगे मौका देगी, तीसरे आदमी मौका मिलेगा। आपने किस तरह का खंडेला विधानसभा क्षेत्र सोच रखा कि प्लानिंग क्या है कि किस तरह का आप खंडेला विधानसभा क्षेत्र बसाओगे? आपके मतलब क्या क्या प्लानिंग रहेगी, क्या क्या आप लेकर आओगे? जनता अगर आपको मौका देती है तो उसके बाद आपने सोच रखा होगा कि अगर आपका खंडेला विधानसभा क्षेत्र होगा आपके हिसाब से तो कैसा होगा, कोई हम जानना चाहते। देखिए, खंडेला विधानसभा क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं जी। मेरा सोच ये है कि पहली चीज होती है किसी भी विकास के आयाम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना, आधारभूत संरचना, उसमें रोड हुआ, बिजली हुआ, ये चीजें बहुत जरूरी है। ये कहीं पे भी किसी भी विकास के लिए ये आधारभूत चीजें हैं। तो ये आधारभूत चीजें खड़ी करने के बाद में जो भी इंडस्ट्रीज लगती है, मैं आपको पहले बता रहा था, माइनिंग बेस्ड इंडस्ट्री लगे, जिसमें कई तरह के माइंस जो रिसर्च करके, जो खोज करके जिस तरह के मिनरल्स यहाँ हैं उनके लिए यूनिट्स लगे। साथ में कोई एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज भी लगे, मसाले की भी लग सकते हैं, साथ में तेल की भी लग सकते हैं, साथ में और कोई हल काकड़ी की भी लग सकते हैं, पाउडर की भी लग सकते हैं। तो ऐसी ये चीजें लगी। रिंगस का क्षेत्र बहुत पोटेंशियल है एजुकेशन की दृष्टिकोण से, साउंड भी बहुत पोटेंशियल है, लेकिन और खंडेला सभी पोटेंशियल बन सकते हैं, क्योंकि रिंगस की कनेक्टिविटी जो वेल कनेक्टेड है, नेशनल हाईवे से भी है, रेलवे के भी नेटवर्क से है, और राजधानी भी नजदीक है, सीकर जिला मुख्यालय, अभी तक सीकर जिला मुख्यालय है, वो भी नजदीक है। ऐसी स्थिति में रिंगस में एजुकेशन का बड़ा हब बन सकता है। और मैं तो ये कहता हूँ कि रिंगस में एक मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और बहुत स्कोप है, और आसपास का क्षेत्र भी उससे लाभान्वित होगा, पूरी तहसील लाभान्वित होगा, पूरा सब डिवीजन लाभान्वित होगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा तो सोच ही है कि शिक्षा का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पानी के लिए जल्दी से जल्दी इसकी प्लानिंग करके, इसका बजट सैंक्शन करा करके कुमार अम्बेडकर की योजना से ड्रिंकिंग वाटर की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। जगह जगह सॉइल कंजर्वेशन के हिसाब से इनकट्स बनने चाहिए, जहाँ पानी का कहीं वेस्टेज नहीं हो, बरसाती पानी लेके जल लेवल नीचे, जल लेवल जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़े और लोगों को पानी का कुछ तो निजात मिले, कम से कम जानवरों के लिए चारा ही पैदा हो जाए तो अच्छी बात होगी। तो सर, टिकट को लेकर आपकी क्या दावेदारी है, किस तरह से आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे पार्टी के जो हाईकमान? देखिए, मैंने अभी वैसे तो बीजेपी से काफी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 2 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, बीजेपी के साथ में मैं एक्टिविटी में भाग ले रहा हूँ। इसलिए 19 तारीख को, तो इसलिए 19 मई को मैंने व्यक्तिगत रूप से बीजेपी की राज्य मुख्यालय में सदस्यता ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी पार्टी बीजेपी के प्रत्याशी आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में बनाएगी, और मैं जनता के सेवक से, जनता जनार्दन के सेवक से, मेरे पास्ट जो मेरा व्यवहार है जनता के साथ, मेरी जो आत्मीयता है, जो मैंने काम किए हैं जनता के साथ में, निस्वार्थ भाव से मैंने जुड़ा हुआ रहा हूँ, मेरा परिवार जुड़ा हुआ रहा है, इसके आधार के ऊपर मैं आगे चुनाव लड़ूंगा, चुनाव जीतूंगा, और अब खंडेला के विकास में पूरे 4 चांद लगा दूंगा। रात और दिन पहले मैंने काम किया है एज पशु चिकित्सक के रूप में, एज पुलिस अफसर के रूप में, उसी तन्मयता के साथ में खंडेला के विकास में बिल्कुल पारदर्शी तरीके से, ईमानदारी के तरीके से काम करूंगा और जनता की पूरी सेवा करूंगा। सर, एमएलए का चुनाव आप लड़े और हम भी उम्मीद करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं आपको कि आप जीते। तो जीतने के बाद आपका कैसा रूप रहेगा जनता के लिए? देखिए, जीतने के बाद भी और पहले भी हमारा रूप एक सही है, नहीं ऐसा कोई बदल जाता है, ना ऐसा कोई नहीं बदलता। हमने पावर के साथ में भी रहे, हम पुलिस अफसर रहे हैं, तो ऐसा कहीं नहीं है। हमने पहले भी हमने पॉइंट, पहले भी पावर को आपको पहचान आता है। हाँ, पूरे पची भी पड़ी है हमारी। रात और दिन हम पुलिस में भी रहते थे, तो कभी भी हमने 24 घंटे में 24x7 में कभी भी हमने पर्ची सिस्टम नहीं रखा, चाहे IPS है, चाहे सीनियर RPS है, तो भी हमने कि अब मिलेंगे, जब नहीं मिलेंगे, अब सो रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सारी चीज चलती रहती है। दुनिया में सारे चीज कोई युक्ति नहीं है,
तो ऐसे में हम तो रात और दिन काम करते थे, उसमें भी काम करते थे, आज भी काम करते हैं। आफ्टर रिटायरमेंट में उतना ही काम करता हूँ और हमें सौभाग्य से मौका मिला तो उसके बाद में हम इतना ही काम करें। सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें, समानता से व्यवहार करें, जनता का जो भी काम है, वाजिब काम है, उसको काम करें, और जो जरूरत का काम है वहां उसकी लड़ाई लड़ें, ऊपर से राज्य सरकार से लड़ाई लड़ें, उनके लिए बजट लाएं और आगे काम करें। जनता का पारदर्शी सिस्टम रखें, ईमानदारी का सिस्टम रखें। ये चोट वसूली का जो परसेंटेज सिस्टम चल रहा है ना, अभी चल रहा है, ये चीज नहीं रहनी चाहिए। आज ठेकेदार हैं, ठेकेदार क्या काम करते हैं, किस तरह करते हैं, सारी जनता जानती है जी। चाहे कंस्ट्रक्शन का ठेकेदार हो, चाहे रोड का ठेकेदार हो, कितना % कमीशन नेताओं को देते हैं, क्या करते हैं, एवरीबडी नोज इट। ये सिस्टम बंद होना चाहिए। आज अधिकारियों से चोट वसूली की जा रही है, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अधिकारियों से यदि आप चोट वसूली करेंगे तो वो इतने अकाउंटेबिलिटी से काम नहीं करेंगे, ये एक लाजमी बात है। वो जनता के साथ में उतना अच्छा ट्रीट भी नहीं करेंगे, ईमानदारी से काम भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो 2 पैसा कमा करके ऊपर देते हैं, उड़ाया देते हैं, तो डर भी नहीं रहता। कभी भी कोई आदमी यदि किसी को रिश्वत लेता है तो ना तो डरता है उससे, वो अपने हिसाब से काम करता है और अपना शोषण के हिसाब से ही काम करता है। ऐसी स्थिति में हम साफ सुथरा काम करेंगे, साफ सुथरा प्रशासन देंगे, अच्छा काम करें, रात और दिन काम करें, क्षेत्र में रहेंगे और जो भी जहाँ पे भी समस्या जैसी भी होगी उसके मुताबिक काम करेंगे। यदि कहीं लड़ाई की लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम उनके लिए लड़ेंगे भी। सर, कांवट में 11 मई और 12 मई ये 2 दिन बहुत ही बुरे आए हैं। जो अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई थी, जो अतिक्रमण इतना तोड़ा गया है कांवट में, उसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उस पूरे अतिक्रमण कार्रवाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अतिक्रमण की समस्या गंभीर है जी। ये राजस्थान में नहीं, सारे देश में ही है, सब जगह कस्बों में है, गाँव में भी है, सारी चीज है। क्योंकि कांवट कस्बे में माननीय राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से अतिक्रमण हटाने का आदेश हुए, अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन अतिक्रमण हटाने में मेरा जो व्यक्तिगत सोच है उसमें पक्षपात जरूर हुआ है, क्योंकि कई जगह 42-42 फीट 84 फीट का अतिक्रमण हटना था, कई जगह ज्यादा हटा है, कई जगह कम हटा है। ये पक्षपात नहीं होना चाहिए था। इसमें बिल्कुल पारदर्शी सिस्टम रखते, और इसमें भी जैसे किसी का बहुत पुराना भवन है, कोई मंदिर है, कोई स्कूल है, अब वहां पर वाटर वर्क्स का और पीडब्ल्यूडी के ऑफिस भी तोड़ दिए गए, जबकि पीडब्ल्यूडी तो वहां चिन्हित करने वाली एजेंसी थी। तो चिन्हित करने वाली एजेंसी, अतिक्रमण हटाने के जो लीड करने वाली एजेंसी थी, उनका खुद का ही दफ्तर तोड़ दिया गया। वहां चिकित्सालय के सामने शौचालय बना था, वो एक दिन भी काम में नहीं दिया गया। पंचायत के द्वारा जनता का पैसा उसमें लगा और वो नया का नया शौचालय तोड़ दिया गया। तो ये जो जनता का पैसा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? फिर आखिर कहीं ना कहीं तो ये तोड़ दिया गया। तो इस चीजों को भी एक मध्य में रखने वाली बात है। जनता का जो टैक्स का पैसा है वो इस तरह से तोड़ना, सरकारी स्कूल का डंडा तोड़ दिया गया। नाली कहाँ बनी है, नाली कब बनेगी, आगे भगवान को पता है। ये नालियां जो बनी है, नालियों के आगे 10-10 फीट 15-15 फीट बीच में नाली आ गई, पेड़ आ गए। अब मुझे डाउट है, आज 1 महीना हो गया लगभग अतिक्रमण को तोड़े हुए, 20 दिन हो गए। आज जैसा का पैसा पड़ा हुआ, प्रशासन को चाहिए कि वो मलबे को उनके सहयोग से, मकान मालिकों के, दुकान मालिकों के सहयोग से उसको उठवा करके एक प्रॉपर शेप में जो उनकी प्लानिंग है कि रोड को ऊंचा करना है, चौड़ा करना है, जो भी करना है करेंगे सही। आज कस्बा इतना वीरान सा लगता है, आप देखो तो आप बड़ा डर सा लगता है कि ये क्या हो गया। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। इसलिए मेरे को तो मानना है, मंदिर भी तोड़ दीजिए। शनि महाराज का मंदिर था, इतना पुराना था, लोग कहते हैं जहाँ रोड निकली थी उससे पुराना मंदिर था। तो ऐसी क्या चीज है? वहाँ आदमी तसली रखते हैं, उसके लिए भी आप स्टडी करते, गांव से सर्वे करते, बताते। माननीय उच्च न्यायालय आकर के थोड़े देखता है, उनको भी अधिकारी रिपोर्ट करते हैं। सब इस तरह के ये चीजें बीच में आती हैं, इनको अपन कहीं ना कहीं सेफगार्ड करें, उनको थोड़ा बचा भी सकते हैं। 2 फीट यदि कम हो जाए तो ऐसी क्या बात है? तो कहीं ना कहीं अधिकारियों के इसमें मैं तो ये कहता हूँ निरंकुशता रही और जनप्रतिनिधियों की भी रही। जो नेता चुनाव लड़े हैं, मैं तो खैर अभी तक कोई लड़ा नहीं, तो मैं निश्चित रूप से मैं बाहर होने की वजह से आ भी नहीं था। मैं 4-5 दिन पहले मैंने घुमा भी था, देखा भी है। तो ये मुझे महसूस हुआ कि कहीं जाति जरूर हुई है। तो सर, जैसे कि 84 फुट लिया गया है, तो उसकी आवश्यकता थी क्या कांवट में इतनी बड़ी चौड़ की? देखिए, ये तो पीडब्ल्यूडी की या माननीय न्यायालय को इसमें तो मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें तो इनको जनता का जो फोरम था उनको बताना चाहिए था। उसमें पंचायत को भी नहीं चाहिए था 84 फीट का। मैं तो नहीं समझता, बाईपास बना हुआ है, तो बाईपास और बन जाते। सारे कस्बे 84 फीट के जाने लगे। आप हमारे आसपास में सिनेमा जैसे फॉर एग्जाम्पल सीकर है, यदि वहां 84 फीट के रास्ते बनाने लगे तो सारे बाजार उगड़ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में काउंट को भी बचाया जा सकता था, जो भी रीजनेबल लेवल का
उसका जो अतिक्रमण था, अस्थायी अतिक्रमण था, जो टीन शेड के अतिक्रमण थे, तो चबूतरे थे, उनको तोड़ करके भी पर्याप्त इसमें गुंजाइश थी। और हाईवेज जो बाईपासेज हैं, बाईपास बनना चाहिए हर गांव में। आज भी ये मेगा हाईवे बना रहे हैं, बड़े बड़े गांवों के अंदर बीच बीच में तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं। आप गाजोद में घर टूट गए, मलिकपुर में घर टूट गए, गुलेपरा में घर टूट गए, तो घर तोड़ने की कहाँ जरूरत पड़ गई? बाईपास क्यों नहीं बनाए गए? किसानों के लिए जमीन का अधिग्रहण सब जगह हो रहा है, यहाँ पे भी किया जा सकता है, उनको मुआवजा देते। आज एक क्षेत्रीय विधायक को उनको चाहिए था कि मुआवजा बढ़ा करके किसानों को राहत दिलवाते, और गांव का विस्तार होता, उन हाईवेज बाईपास के ऊपर दुकानें बनती, घर बनते, गांव की आबादी बढ़ती, विस्तार होता है। आज उन्हीं घरों को तोड़ तोड़ के 50 साल 100 साल पुराने घरों को तोड़ करके उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया। कई परिवार तो ऐसी स्थिति में आ गए कि वो दोबारा घर बना ही नहीं सकते। आज घर बनाना बड़ा महंगा काम है, बड़ा महंगा सौदा है। ऐसी स्थिति में ये चीज हर एक को विचार में लानी चाहिए। और बाईपास का खूब नियम है, सारे चारों तरफ सारे बाईपास सब जगह बनते हैं, तो यहाँ भी बन सकता था, मुआवजा मिलता है, किसान को भी कोई दुख दर्द नहीं होता, उसकी जमीन की वैल्यूएशन बढ़ती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे भी चीज किया जा सकता है। परसों की ये चीज हुई है, तो इसको मैं तो ये कहूंगा कि यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि रही है तो प्रशासन को या उच्च अधिकारियों को देख करके इसमें यदि किसी अधिकारी ने कोई लापरवाही अपने सीमाओं से बाहर कोई चीज करी है तो उसके लिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, मैं तो ये कह सकता हूँ। तो सर, जैसे सत्याग्रह में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जब हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमारे सामने भी आए थे कि जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की और फिर अब जाके दुकान ली और वो पूरी दुकान ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई। देखिए, वो तो अब कितना अतिक्रमण था, उनका जो जमीन दी, जो दुकानें दी, ये बात सही है। ग्राम पंचायत में भी काफी को पट्टे दे रखे थे और सारी बात थी, तो ये तो माननीय न्यायालय को संज्ञान में लाना चाहिए था। न्यायालय निश्चित रूप से उस पर कोई ना कोई ध्यान भी रखता और ये 84 फीट के बजाय हो सकता है कम का आदेश देते और कोई करते, लेकिन न्यायालय में यदि सही रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन करते तो मैं समझता हूँ कि माननीय न्यायालय भी इसको विचार करके इसमें पक्षकारों के पक्ष में निश्चित रूप से राहत की कोई न कोई आदेश जरूर देते। सर, आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर आपके क्षेत्र में आप किस तरह से क्या एक्टिव हैं और आगे के प्लान आपके क्या रहेंगे? देखिए, मैं तो रिटायरमेंट हुआ था, उसके बाद से पिछले 6 साल से मैं तो बराबर एक्टिव हूँ। सभी लोगों के सुख दुख में, दुख दर्द में आते रहते रहता हूँ। ब्याह शादी में आना जाना, जमीन में जाना जाना, ब्याह शादी, रिटायरमेंट के फंक्शन में, भंडारे में, सुहावने में, और भी जो सामाजिक गैदरिंग्स के पॉइंट्स होते हैं, मेले हैं, कोई किसी मंदिर का जीर्णोद्धार है, किसी मूर्ति स्थापना है, आना जाना बराबर बना रहता है। और भी बड़े बुजुर्गों के साथ में, कोई स्कूलों में जो भी मोटिवेशनल क्लासेस में मैं लेता हूँ, मोटिवेशनल में भी मेरा एक रुचि है कि बच्चों को मैं आगे कहीं मार्गदर्शन दूँ कि अच्छा वो आगे करियर को अपना अच्छा करें, क्षेत्र में जो कोई नशाखोरी की प्रवृत्ति है उस चीज को, उससे दूर रहें, बचें और एक अच्छा देश के लिए नागरिक बनने की चेष्टा करें, जिससे कि आगे खुद का करियर भी बनाएं और राष्ट्र के उन्नति में सहायक बने। ऐसी मेरी सोच है, तो मैं हमेशा उसी लगन से, उसी भावना से हमेशा लगा रहता हूँ। आज भी लगा हूँ, आगे भी लगा रहूंगा। तो सर, जब आप इन सब आयोजनों में जाते हो तो लोग शिकायत तो करते होंगे, आपसे कहते होंगे कि सर आप इस फील्ड में आइए, तो उनसे कुछ फीडबैक आपको मिलता है? तो लोगों का बहुत समय मिला। मैं तो बता रहा हूँ ना, मेरी पत्नी एक हाउसवाइफ है, 4 बार हमने अच्छे दुर्गुणी के सामने भी चुनाव लड़ा और वैसे भी हमने चुनाव लड़ा, 4 बार में जीते, अच्छे वोटों जीते। जनता का स्नेह है, विश्वास है, और यही राजनीति में होना चाहिए कि विश्वास और एक स्नेह। स्नेह तो इस बात का कि हम जाए तो अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से, यदि किसी का काम भी नहीं हो तो उसे सांत्वना दें, उसको रास्ता बताएं, और आने जाने वाले को एक अच्छा सा कॉर्डियल उसको सम्मान तो मिलना चाहिए। और दूसरा विश्वास ये है कि कभी भी उसको ये रखना चाहिए कि आधी रात को मैं याद करूंगा तो मेरा ये नेता जिसको मैं चुन रहा हूँ वो मेरे काम आएगा, क्षेत्रीय काम आएगा, सार्वजनिक काम भी आएगा, व्यक्तिगत काम भी आएगा। ये विश्वास मैं मानता हूँ मेरे में है, इसलिए सब लोगों का बहुत प्रेम है। आज भी खूब आत्मीयता से मिलते हैं, खूब दिन रात रवि में याद करते हैं, आते हैं सब लोग। चैनल के माध्यम से आप क्षेत्र के लोगों से कोई अपील करना चाहो? मैं तो क्षेत्र के लोगों से ये अपील करता हूँ कि आप किसी भी नए प्रत्याशी को, मेरे जैसे साफ सुथरे आदमी को आगे विधानसभा चुनाव में यदि पार्टी मौका देती है तो आप चुने। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पहले भी अच्छे से मैं एक लोक सेवक रहा हूँ, साफ सुथरा लोक सेवक रहा हूँ, मेहनती, पारदर्शी, ईमानदार लोक सेवक रहा हूँ। राजनीति में मैं उससे भी अच्छा काम करने की कोशिश करूंगा, दिन रात काम करूंगा, मेहनत करूंगा, सब लोगों को, सब जातियों को, सबको, क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर के काम करूंगा, सबकी भावनाओं की इज्जत करूंगा
और हर एक गरीब तबके के आदमी के पहले मेरी प्राथमिकता होगी। साथ में सभी लोगों को मैं साथ में लेते हुए विकास के काम और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो इसका प्रयास करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमसे जुड़े। अपनी आपने तो खंडेला विधानसभा क्षेत्र की जो पास्ट की स्थिति, प्रेजेंट और फ्यूचर, इन तीनों पे आपने विस्तार से बात की। साथ में आपने जो काउंट में अतिक्रमण की कार्रवाई थी उस पर चर्चा की, और आपने अपने जो अब तक की जो सर्विस की थी, आपने पशुपालन विभाग से आप जुड़े हुए थे, उसके बाद आप राजस्थान पुलिस से आप जुड़े, पुलिस डिपार्टमेंट में आप वहां आपने सेवा की। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो आप इस इंटरव्यू को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सनी सर।